हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी, एमटीएस और हवलदार से संबंधित आपकी जो वैकेंसी निकाल ली गई है उसी के लिए दोस्तों जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 26 से आगे के प्रश्नों को, क्योंकि दोस्तों कल की वीडियो में हम लोगों ने 1 से प्रश्न संख्या 25 तक के प्रश्नों को देखा है। यदि दोस्तों आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक भी दिया रहेगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए दोस्तों। और आपके कोई भी साथीगण यदि एसएससी, एमटीएस और हवलदार की तैयारी में लगे हैं तो दोस्तों उन तक भी वीडियो को जरूर पहुँचा दीजिए, ताकि वे भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके और यहाँ से जीके जीएस के सेशन को मजबूत कर सके। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या 26 है आज का। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? आपका प्रश्न संख्या 26 है दोस्तों। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जुलाई 1969। 21 जुलाई 1969 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 27 है आपका। चंद्रमा पर पहली बार पहुँचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? दोस्तों यान आपको पूछा जा रहा है, अर्थात वो विमान। दोस्तों वह यान थी अपोलो 11। अपोलो 11 आपका वो यान थी जिसके माध्यम से दोस्तों चंद्रमा पर पहली बार पहुंचा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपोलो 11 दोस्तों जिसके माध्यम से चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी। उसके बाद प्रश्न संख्या 28 को देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 28 में आपसे कहा जा रहा है दोस्तों, प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वैसी काल्पनिक रेखाएं, वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। जो दोस्तों पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है उसे प्रकाश चक्र के नाम से आप जान सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 29 आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 29 में आपको कहा जा रहा है, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? पृथ्वी दोस्तों ऐसा प्रश्न होना चाहिए था कि गोल है। सर्वप्रथम किसने कहा था पृथ्वी गोल है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। दोस्तों पृथ्वी गोल है दोस्तों, यह बात आपकी सर्वप्रथम पाइथागोरस जी ने बताई थी। उसके बाद प्रश्न संख्या 30 देख सकते हैं आप। जिस कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस कक्षा में पृथ्वी परिक्रमा करती है उसे दीर्घवृत्तीय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घवृत्तीय कहते हैं, आप इसे भी याद रखेंगे। तो उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। आपका प्रश्न संख्या 31 है, एफ साइड्स रेखा क्या है? एफ साइड्स रेखा क्या है? दोस्तों कई बार ऐसे भी प्रश्न आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो दोस्तों आप इसे भी देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एफ साइड रेखा वैसी रेखा होती है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, औपसोरिक एवं अपसोरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है दोस्तों, इसे ही एफ साइड्स रेखा कहते हैं। इसे ही एफ साइड्स रेखा कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 32 है आपका। प्रश्न संख्या 32 में देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ऑफशोरिक क्या है? ऑफशोरिक क्या है दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको बता दें आंसर में बता दें दोस्तों, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। 3 जनवरी दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। यह भी पूछा जाता है कि कब सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है, जिसको ऑफशोरिक कहते हैं दोस्तों। तो 3 जनवरी सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है, जिसे ऑफशोरिक के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखेंगे। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑफशोरिक कहा जाता है, उपसोरिक कहा जाता है दोस्तों, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके ज्योग्राफी के सेशन से, अर्थात जो दोस्तों जीके जीएस के प्रश्नों में ये प्रश्न काफ़ी महत्व रखता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 33 आप देख सकते हैं, अपसोरिक क्या है? उपसोरिक आपने जाना दोस्तों, 3 जनवरी को दूरी कम रहती है तो जिसे उपसोरिक कहते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच। और आपको दोस्तों प्रश्न संख्या 33 में पूछ लिया गया है, अपसोरिक क्या है? अपसोरिक क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है। दोस्तों कितने जुलाई को? तो आप याद रखेंगे 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, जिसे अपसोरिक कहते हैं दोस्तों। उपसोरिक और अपसोरिक में दोस्तों आप अंतर कर लेंगे तो दोस्तों आपने जाना कि अपसोरिक होता है 3 जनवरी को, जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी दोस्तों कम हो जाती है, और वहीं पे अपसोरिक होता है जब 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिक हो जाता है। तो दोस्तों दोनों में आप डिफरेंट समझ लेंगे, क्योंकि दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों में पूछे गए प्रश्न हैं। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 34 की ओर चले तो आप प्रश्न संख्या 34 को देख सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है अक्षांश क्या होती है, अर्थात अक्षांश रेखाएं क्या होती है। आप देख सकते हैं, यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब
ये ग्लोब पर दोस्तों पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखा होती है जिसे अक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों कुछ ग्लोब इस प्रकार से होता है, तो आपका पश्चिम से पूर्व दोस्तों, पूर्व से पश्चिम आप कह सकते हैं, जो आपकी रेखाएं खींची होती है उसे ही आप अक्षांश रेखा कहेंगे दोस्तों, उसे ही आप क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। और इसके बीच में जो रेखाएं होती है दोस्तों, इसके बीच में जो रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों जब उत्तर से दक्षिण रेखाएं खींची जाती है आपके ग्लोब पर, तो उसे देशांतर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, देशांतर रेखा कहेंगे, आप उसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होगी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 35 है। तो प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया आपसे, किस रेखा को शून्य अक्ष की स्थिति माना जाता है? तो आपको बता दें, विषुवतीय रेखा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विषुवतीय रेखा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसे आपको दोस्तों शून्य की स्थिति माना जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको चित्र में ग्लोब के माध्यम से हम बताने का प्रयास भी किए। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या आपका 36 है। देशांतर क्या है? देशांतर क्या है अर्थात देशांतर रेखाएं क्या होती है? तो आपको बता दें, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण, जैसे कि आपको बताया गया है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण काल्पनिक रेखाएं जो खींची जाती है वो आपका देशांतर रेखाएं होती है। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 है, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों समय ज्ञात करने के लिए हम लोग देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। कैसी रेखाओं का दोस्तों? देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से दोस्तों किसी स्थान का समय का निर्धारण किया जाता है। तो रेखाएं होती है देशांतर रेखाएं, आप इसे याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दोस्तों कल यह प्रश्न आपके पहले नंबर वाले वीडियो में जाके पूछी गई थी, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना था। यदि दोस्तों आप प्रश्न को हल करने में असक्षम रहे तो आप यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हैं। यदि दोस्तों आपने वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि पहले वो वीडियो है दोस्तों फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद सेकेंड पार्ट ये है आपका। तो दोस्तों उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सभी कुछ समझ में आएगी। दोस्तों 38 नंबर में प्रश्न पूछा जा रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे गोड़े नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों? गोड़े के नाम से जाना जाता है। यहीं पे दोस्तों आपसे यदि पूछ लिया जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच को क्या कहा जाता है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसका प्रश्न संख्या 39 है आपका, सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण आप सुनते होंगे दोस्तों कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो दोस्तों सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, जिसे हम लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 40 में देख सकते हैं आप लोग, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन होता है। किस दिन होता है दोस्तों? अमावस्या के दिन होता है, आप इसे भी याद रखेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 41 है आपका, चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण क्या है? तो आप देख सकते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती। सूर्य की पूरी रोशनी दोस्तों चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसको ही चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है, आप याद रखेंगे। दोस्तों क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आपका पृथ्वी शामिल हो जाता है दोस्तों, आके पृथ्वी घुस जाता है, जो है दोस्तों सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, जिस कारण दोस्तों चंद्रमा नहीं चमकता है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ भी गई होगी। उसके बाद प्रश्न संख्या 42 है आपका, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? तो दोस्तों पूर्ण चंद्र ग्रहण को पूर्णिमा की रात बोलते हैं। आप जानते होंगे, पूर्णिमा की रात बोलते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसे पूर्णिमा के दिन कहा जाता है दोस्तों। किस दिन के नाम से जानते हैं उसे? पूर्णिमा की दिन या पूर्णिमा की रात। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 43 है, 21 मार्च से 31 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? दिन की अवधि कितनी होती है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें 6 महीने, दिन की अवधि दोस्तों 6 महीने होती है। कब से कब तक? 21 मार्च से 23 दिसंबर। पर दोस्तों प्रश्न संख्या 44 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो आपको बता दें 180 डिग्री देशांतर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप मोस्ट भी आई कर सकते। इसका अर्थ होता है दोस्तों
मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों ज्योग्राफी से यदि प्रश्न पूछे जाए ग्रहों की सेशन से दोस्तों आपके सौरमंडल से, तो आपके अधिकतर चांस है कि यही प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो निर्धारण होता है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, जिसके आधार पर दोस्तों समय का निर्धारण भी होता है। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 45 है। प्रश्न संख्या 45 में आप देख सकते हैं, पृथ्वी अपने कक्ष पर कितनी झुकी हुई है। तो दोस्तों 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री आप याद रखेंगे दोस्तों। कुछ इस प्रकार से भी आपको ऑप्शन में देख सकता है कि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये भी दोस्तों काफ़ी प्रश्न ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न संख्या 46 है आपका, सौरमंडल का एकमात्र किस ग्रह जिस पर जीवन का दोस्तों जीवन जीना संभव है, तो आपका हमारा पृथ्वी, प्यारा सा दोस्तों पृथ्वी दोस्तों सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसमें हम लोग जीवन जी सकते हैं, जीवन जीने के लायक है। दोस्तों पृथ्वी में जल की अधिकतम मात्रा होने के कारण दोस्तों 71% लगभग इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 47 है आपका, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब जो दोस्तों बैरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, आप याद कीजिए, याद कर सकते हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है दोस्तों। यह प्रश्न आपके साइंस से भी पूछे जा सकते हैं और ज्योग्राफी से भी पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद तो आप याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 48 है आपका, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपके आंसर हो जाएंगे हुगली। क्या हो जाएगा दोस्तों, हुगली इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में आपको कहा जा रहा है कि जन्म दर क्या है, या फिर जन्म दर माप क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, प्रति वर्ष, एक वर्ष के दौरान दोस्तों प्रति 1000 जनसंख्या पर जो जीवित जीवित शिशुओं की संख्या होती है, इसे आप जन्म दर कहेंगे दोस्तों। यह जन्म दर होता है जो आपका प्रति 1000 में मापा जाता है। प्रति 1000 शिशुओं में दोस्तों, प्रति 1000 शिशुओं में जो जन्म होता है एक वर्ष में, उसमें जीवित शिशुओं की दर को जन्म दर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों आज का अंतिम नंबर प्रश्न को देखने से पहले दोस्तों, यदि चैनल पे आप नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप जरूर जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतरीन करवाई जाएगी और सभी विषयों के बारे में भी विषयों की दोस्तों अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जरूर जुड़ जाइए। आपके कोई भी साथीगण यदि एसएससी एमटी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की, जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक भी वीडियो जरूर भेजिए। और दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों अंतिम नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 50वां नंबर, अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सुनामी नाम आप सुने होंगे, सुनामी के नाम से उसे जाना जाता है दोस्तों। समुद्र के अंदर जो भूकंप उत्पन्न होती है उसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। और सुनामी भाषा का जो जन्म हुआ दोस्तों, वो जापान की एक भाषा है, जापान की एक भाषा है दोस्तों, क्योंकि सर्वाधिक भूकंप जापान में ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप दोस्तों देख सकते हैं प्रश्नों को। और दोस्तों ये सारा पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ के आप सारा कुछ पीडीएफ फ्री में पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।